कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। नववर्ष 2025, पहला महीना जनवरी। ये जनवरी महीना जो है 2025 का जो पहला महीना है, ये हमारे प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारी गोचर की व्यवस्था है सभी ग्रहों के निमित्त, वह एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। 14 जनवरी तक सूर्य रहेंगे धनु राशि पर, और फिर 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहेंगे मकर राशि पर। बड़ा परिवर्तन रहेगा ये। मंगल देव 21 तारीख तक रहेंगे नीच प्रभावी, यानी रहेंगे कर्क राशि पर। उसके पश्चात पीछे मूव करेंगे, यानी 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। और जब ये मिथुन राशि पर गोचर करेंगे तो नीच प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। अब ये पीछे क्यों मूव करेंगे? क्योंकि 7 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक 80 दिनों के लिए वक्री प्रभावी रहेंगे, यानी ये अब महावक्री हो जाएंगे। तो वक्री ऊपर से पीछे आने लग गए। बुध बाबा 4 जनवरी तक रहेंगे वृश्चिक राशि पर, मंगल देव के साइन पर, और 4 जनवरी से 24 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि पर, गुरु ग्रह के साइन पर। और फिर 24 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक रहेंगे मकर राशि पर। अस्त भी रहेंगे 34 दिनों के लिए। अस्त की तिथि रहेगी 20 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक। अब अस्त का अर्थ क्या है? अस्त का यही अर्थ है कि ग्रह जैसे हमारे को शुभ परिणाम देता आ रहा था, अब उसका अस्तकाल आरंभ हो गया है। परिणाम ऊर्जा रूप में हमारे तक आ रहे हैं। बस जो हम सीधे तौर पर अपनी आंखों से ग्रह को देख पा रहे थे, वह हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है मात्र 34 दिनों के लिए। लेकिन शुभता जो आ रही थी वह ओझल नहीं हुई है, वह हमारे पास लगातार आती ही रहेगी। बृहस्पति देव जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 को वृष राशि में ही वक्री हो गए थे, और ये आगे जाके 4 फरवरी 2025 यानी अगले महीने की 4 तारीख को मार्गी होंगे, और यह अवस्था रहेगी 119 दिनों के लिए मान्य। शुक्रदेव 28 दिसंबर 2024 से आ गए थे कुंभ राशि पर शनि बाबा के साथ में, और 28 जनवरी 2025 तक बने रहेंगे यहाँ पर। फिर बड़ा परिवर्तन होगा 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे। और यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि संपूर्ण लाभ लेने के लिए हमारे को शुक्र बाबा से इनको बचा के रखना है। कहीं ऐसा ना हो शुक्र राहु से जो दोष उत्पन्न होते हैं उसके प्रभाव में सिंह राशि के जातक आने लग जाए, क्योंकि राहु बाबा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन हम पहले से ही ज्ञान के माध्यम से, उपायों के माध्यम से शुक्र को बलवान रखेंगे, तो फिर कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा। कुंभ राशि में बने रहेंगे शनिदेव। फिर 29 मार्च 2025 में आगे मूव करेंगे, और जैसे ही आगे मूव करेंगे मतलब मीन राशि में जैसे ही जाएंगे, शनिदेव का जो ढैया काल है वह आरंभ हो जाएगा। वह भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है अगर शनिदेव को उच्च का बनाकर रखा जाए साधारण कर्मों के द्वारा। और राहु और केतु जैसे बने हुए वैसे बने रहेंगे, यानी मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु। फिर ये पीछे आएंगे, यानी इनका पीछे आना है, आगे मूव करना होता है, ये आएंगे मई के महीने में। चलिए, ये हमारे हो गए प्रभाव। अब बहुत सरलता से एक एक भाव को लेंगे, और जो सावधानी है वह भी समझाने का प्रयास करूँगा। और एक बहुत ही बेसिक उपाय जो है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रारब्ध को काटने में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, प्रथम भाव जो है, प्रथम भाव को ऐसे समझिए कि ओवरऑल जो कैपेसिटी है वह है कि प्लैनेट कहाँ पर मूव कर रहा है। अब सूर्य को बुध के जो अस्त है उसका कोई प्रभाव छू नहीं पाएगा, लेकिन बुध के जितने भी चमत्कारिक गुण हैं उनका साथ मिलेगा। यानी बुध आदित्य नाम का राजयोग है जो केवल मस्तिष्क की गणना के आधार पर ही फलित होता है। तो ये भर भर के आपको बहुत कुछ बड़ा करने में हेल्प करेगा, आपके संतान पक्ष को मजबूत करेगा, लाभ स्थान को, सर्वलाभ स्थान को बहुत ज़्यादा बेस प्रदान करेगा। और उसके पश्चात आधा महीने तक तो यहाँ पर ये चीज़ करेगा। उसके पश्चात जो भी कर्जे वाला सेक्शन है, छोटी बीमारियों वाला सेक्शन है, टेंशन वाला सेक्शन है,
या किसी प्रकार की ऐसी देनदारी है जिसमें कि तकाजा बहुत ज़्यादा होने लग गया, उसको जलाना शुरू कर देगा। यानी कि ये कह सकते हो कि ये जो आधा महीना है, इसके पश्चात से 15 तारीख के पश्चात से ये जो महीना है धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, 15, 16, 17, 18, तो कर्जे के मामले में बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। यानी क्या कहा जा सकता है कि कर्जा चुकता तो धन के माध्यम से ही है, तो धन आना शुरू हो जाएगा, उससे आपके जो दैनिक खर्चे हैं वह भी निपटेंगे और किसी की देनदारी वह भी बहुत सरलता से पूर्ण होने लग जाएगी। अब धन की प्रकृति समझ लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा सावधानी बना के रखिए, क्योंकि केतु जब भी सेकंड हाउस में आएंगे तो आपको अपने ही कुटुंब के सदस्यों से थोड़ा सा आंतरिक वैर करवा सकते हैं। आपके भोले स्वभाव के कारण और आपकी न्यायप्रियता के कारण ऐसा लग सकता है कि आपको बिल्कुल भी शक नहीं हो, या आप जैसे जिस मार्ग पर चल रहे हो वैसे चलते रहो। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि बहुत सारी धन के संबंधित योजनाएं हैं, और अगर आपका हक है वहाँ बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ से अगर आप बाहर आ जाते हो, यानी ये नीति थोड़ी सी बदल लेते हो, तो चक्रव्यूह में नहीं फंस पाओगे। फिर केतु ग्रह विवश हो जाएंगे भर भर के धन देने के लिए। प्रार्थना रहेगी कि केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो एकाधिकार जातक पे अपना जमा लेते हैं। फिर किसी भी ग्रह के पास अगर जातक जाता है तो जातक का बहुत ज़्यादा मंगल नहीं होने देते हैं। ये एक निजी प्रकृति है, क्योंकि केतु केवल हृदय के आधार पर ही दृष्टि अपनी चलायमान बना के रखते हैं। प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा सोच, थोड़ी सी दिमागी कैलकुलेशंस में ज़्यादा बना के रखिएगा। हृदय के आधार पर डिसीजन लेंगे तो थोड़ा सा धन ऊर्जा है वह थोड़ा सा ढीली बनी रहेगी। अब मेहनत के सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। जो आप मेहनत कर रहे हो उससे सुख भी बढ़ेगा, वैभव भी बढ़ेगा, और शुक्र का शनि का जो कॉम्बिनेशन है वह जो आपकी मंथली इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी करेगा। उसके पश्चात जब ये उच्च के हो जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक उच्च के रहेंगे, लेकिन यहाँ यह ध्यान बना के रखना है कहीं मेहनत करते करते हम धर्म की जो सीमा है वह ना लांघ जाए, या कुछ ऐसे भोगों में ना पड़ जाए कि जिसमें कि हमारे को ऐसा लगा कि ये जो फ्लो है हमारा ये निरंतर आता रहेगा, और हमने बहुत तेज़ी से जो धन की कैलकुलेशंस हैं, धन कहीं पे ऐसी जगह अटका लिया कि शुरू में तो हमारे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि समय ठीक चल रहा था, फिर समय धूप छाँव की तरह जो बदलता है उस समय हमारे को आभास हुआ कि अगर यहाँ पर थोड़ा समझदारी से काम लिया होता, थोड़ी जल्दबाजी नहीं करी गई होती, तो थोड़ा सा संघर्ष, दिमागी संघर्ष जो अभी नहीं झेलना पड़ता। तो आगे जून जुलाई में अगर इससे थोड़ा सा बचना चाहते हो तो राहु की जो जल्दबाजी है वह आपके शुक्र को थोड़ा सा ख़राब करने का प्रयास करेगी, मन को चंचल करेगी। विवाह से बाहर संबंध या प्रियता करवाने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा उसके अपने आप को उससे बचा कर रखिएगा। चौथे सेक्शन को समझ लेते हैं। बुध बाबा बैठे हुए हैं, इसके पश्चात धनु राशि में जाएंगे और फिर आगे मकर राशि में जाएंगे। अब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं और ये दिसंबर महीने में वक्री प्रभाव से मुक्त हो गए थे, अष्ट प्रभाव से मुक्त हो गए थे 12 तारीख को और 16 तारीख को। अब आगे जाके 34 दिनों के लिए फिर अस्त हो जाएंगे, लेकिन वक्री नहीं होंगे। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान बना के रखिएगा। तो यह जो काल होगा इसमें आप ये अनुभव करोगे कि सारे सुखों की जो वृद्धि है उसका आधार है आपके द्वारा अर्जित करी गई ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ज्ञान ऊर्जा, पढ़ाई लिखाई की ऊर्जा, दुनियादारी की समझ, जीवन क्षेत्र का अनुभव, वह ही आपको चलायमान बना के रखेगी। यानी कि अगर आप थोड़ा सा ऐसे द्वार द्वार भटक रहे हो कि मुझे कोई यह क्लियर करके दे दे कि मेरा आने वाला भविष्य में कौन सी रहस्यमयी चीज़ें छुपी हुई हैं जो मुझे आगे बढ़ाएंगी, तो आपको अब बुद्धदेव यह बताएंगे कि आप थोड़ा सा शांत होकर बैठिए, विचार करिए। आपके पास ये छुपा हुआ धन रखा है, ज्ञान के रूप में है, इसको ही चर्निंग प्रोसेस से यानी मंथन क्रिया से बुद्धदेव बाहर निकलवाएंगे। तो बुद्धदेव जैसी धनु राशि पे वो करेंगे, गोचर करेंगे, और अष्ट प्रभाव के कारण आप पता नहीं लगा पाओगे कि शुभता किस हिसाब से आपके पास आ रही है, लेकिन शुभता आनी अटल है। अब पंचम भाव पे बात कर लेते हैं। बुध आदित्य योग यहाँ पर बनेगा। सूर्य बेशक आगे मूव कर जाएंगे, लेकिन आधा महीना लगभग यहाँ पर उनकी ऊर्जा बनी रहेगी। तो ऊर्जा बनी रहने से आगे मूव करने के पश्चात भी बहुत सारी ऊष्मा बनी रहती है, किरणें बनी रहती हैं, परमाणु बने रहते हैं। तो यह जो समय रहेगा, पंचम भाव एक ऐसा भाव है जो कि नवे सेक्शन को, भाग्य सेक्शन को बेस प्रदान करता है स्कैनिंग विद्या में।
यानी पंचम भाव जो है उससे किसी भी प्रकार का रिलेशन अगर जातक का होता है, किसी भी माध्यम से होता है, चाहे भाव एक्टिवेट कर ले या अमुक ग्रह एक्टिवेट कर ले, उपायों के माध्यम से या दिनचर्या के माध्यम से या आदतों के माध्यम से, उस काल के दौरान जातक सबसे अलग कार्य करता है और बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। यह जो काल होता है यह अमृतमय काल कहा जाता है। तो लेकिन बुध आदित्य योग जो है वह सद्बुद्धि के आधार पर ही आपको आगे वाला मार्ग है वो क्लियर करके देता है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। छठे सेक्शन के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो महीना है ये एक प्रकार से अमृत काल रहेगा छठे सेक्शन के लिए। छठे सेक्शन को हर हाल में ये दबाना शुरू कर देगा और सूर्य जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर उस एरिया को थोड़ा सा जलाते भी हैं। तो कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाला जो सेक्शन है यह जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना रहेगी, इस दौरान आपके मानसिक शत्रु बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो सकते हैं। अब विचारों के माध्यम से जो अगर ऐसे शत्रु उत्पन्न होते हैं तो विचार वहाँ से तुरंत हटा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा मेंटली परेशानी बनी रह सकती है। देखिए 7वां सेक्शन है, शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन जो होता है वह शनि की नीतियों के आधार पर रिजल्ट देता है। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है, आपके लगन भाव को देख रहा है और साथ ही साथ शनि के साथ जो शुक्र का जो असर आ गया है अब वो भाग्य स्थान पे भी अपना असर डाल रहा है। तो प्रार्थना क्या रहेगी, कर्म पद्धति को सम्मुख रख के और बुद्ध को बड़ा उत्तम रखते हुए, यानी कि सबसे मीठा वत व्यवहार करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये अथा लक्ष्मी योग की श्रेणी में आता है स्कैनिंग विद्या में। तो भर भर के लाभ होगा। लेकिन शनि थोड़ा सा स्लो चलते हैं, बहुत तेज़ी से आपको लाभ नहीं हो पाएगा। ये समझिएगा कि धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे तो, और राहु के संबंध में जो मैंने प्रार्थना करी है उससे थोड़ा सा बचा के रखते हो, धर्म के मार्ग पे चलते हो। धर्म के मार्ग का मतलब है जो सही है उसका अनुसरण करते हो, तो आप ये देखेंगे कि जो स्पीड थी वह भी थोड़ी सी तेज़ होनी शुरू हो गई है और बहुत अच्छा है। ये जो स्पीड है आपके अनुकूल काम कर रही है। अदरवाइज़ जो पल भर में एकदम से ऊपर उठ जाते हो फिर मध्यम हो जाते हो, इससे बहुत ज़्यादा मेंटली जो है परेशानी बनी रहती है। अब अष्टम भाव है, अष्टम भाव में जो शुक्र हैं बाहरी आकर्षण है, स्त्री पुरुष आकर्षण है, वैभव है, भोग सामग्री है, इसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण देते हैं। और जो नित्य क्रिया जो है, जो आदमी अपने संकल्प में लगा हुआ है, रोज़ सुबह उसका उठना है, बैठना है, खाना है, पीना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि राहु की क्षेत्र में आप प्रवेश कर गए हो। अभी आप नए नए प्रवेश कर रहे हो, राहु वहाँ बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं। राहु जो है वहाँ पर बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं। अब राहु आपकी मन की चंचलता के आधार पर ही आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं क्योंकि जो कुछ भी होता है अच्छा या मध्यम वह सबसे पहले भाव के रूप में मन में आकार लेता है। तो इसको अगर बचा के रखते हो तो फिर यही शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है यह बहुत तेज़ी से मेहनत करवाएगा। और जो शनि के संदर्भ में मैंने बात कही थी कि धीरे धीरे जो पैसा आ रहा था फिर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। यह उत्तम भविष्य का भी सेक्शन है, तो ध्यान रखिएगा जो कुछ भी आप वर्तमान में कर्म करोगे वह भविष्य को सोच में रख कर ही आपने आगे बढ़ना है। भाग्य सेक्शन की बात कर लेते हैं। भाग्य सेक्शन के जो स्वामी हैं 21 जनवरी के बाद वो नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। आपके भाग्य में 2 या 2 से अधिक मार्गों से धन भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो बहुत लंबे समय तक आपके पास स्थिर रूप में आपकी सेवा में बनी ही रहेंगी। क्योंकि मंगल को जैसे ही इससे मुक्ति मिलेगी, नीच प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, तो नीच प्रभाव क्या है? नीच प्रभाव है कि जहाँ पर मंगल की जो पावर है वह आधी हो गई थी। वक्री का अर्थ यह है कि मंगल अपने शासन को लागू करवाने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल वक्री हैं, ये गुरुदेव को 12वीं दृष्टि से सपोर्ट करेंगे, निखारने का प्रयास करेंगे और 10वें सेक्शन को भी निखारने का प्रयास करेंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य भी उत्तम रहेगा इस महीने, काम भी बहुत अच्छा आएगा और लाभ भी होना अटल है। 21 जनवरी के बाद बहुत तेज़ी से आप लाभ होते हुए देखोगे। कर्म क्षेत्र की मैं बात कर देता हूँ। कर्म क्षेत्र में चलायमान ग्रह हैं जो चलते रहते हैं, संत जो है वो चलता रहता है। अब प्रार्थना रहेगी कि अगर आपका कार्य सिटिंग जॉब वाला है या ऐसा है कि बहुत लंबे समय तक आपको बैठे रहना पड़ता है और कई दिन बीत जाते हैं, आप इधर से उधर कहीं मूव नहीं कर पाते हो, एक छोटे से कैबिन में ही बंद के रह जाते हो, तो प्रार्थना रहेगी इससे कर्म क्षेत्र की पॉजिटिविटी बहुत हद तक
आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अब इसके पूरे लाभ लेने के लिए आपने क्या करना है, अपने पैरों को थोड़ा सा चलाना है। प्रार्थना रहेगी, किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को काटने के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है कि जातक जो है शारीरिक परिश्रम करे, शारीरिक व्यायाम करे। थोड़ा सा पैदल चलिएगा, थोड़ा सा अपने शरीर को मूव करिएगा, तो ये कर्म क्षेत्र पे बैठे हुए बृहस्पति देव हैं जो यहाँ से वक्री दृष्टि से भाग्य को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपको आशीर्वाद देने लग जाएंगे। इसको एक प्रकार की एनर्जी की फ्लक्चुएशन उसको कंट्रोल करने का मार्ग समझ लीजिएगा, पैदल चलने को। या शरीर में जो है जैसे हीट उत्पन्न होगी तो नेगेटिविटी को एकदम शरीर जो है रिलीज़ कर देता है। अब मंगल के ऊपर बात कर लेते हैं, सर्वलाभ स्थान के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी जो आदत है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। 21 तारीख के बाद से आपको समझ में आने वाला है कि कोई भी कार्य जो है, अगर अचानक जो क्रोध आ रहा है उससे तो निश्चित है कि वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। उत्तम जातक वही है जो बहुत ज़्यादा उत्तम बुद्धि का प्रयोग करते हुए, सभी को साथ में लेते हुए जिस लक्ष्य तक उसको पहुंचना, हर हाल में उस लक्ष्य तक पहुंचे, धर्म की पालना भी हो जाए। और जातक अगर इस प्रकार से व्यवहार करता है, देखिए उन्होंने मुझसे ऐसे शब्द कह दिए, मैं आज के बाद उनसे बात नहीं करूंगा, मुझे क्यों सिखा रहे हो, मैं पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कोई चीज़ असर नहीं करती। तो ये एक चीज़ है कि जो आपके जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो आपकी सोच है, वो सोच डबल चल रही है और आप बीच में बैठे हुए हो और लगातार उसी पर ध्यान केंद्रित करके आपने रखा हुआ है। जैसे ही 21 तारीख के बाद से इससे बाहर आने लग जाओगे, और मेरी प्रार्थना है संकल्प रूप में पहले दिन से यह प्रयास करिए, तो बाहर आने लग जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे लाभ जो हैं आपके व्यवहार के कारण रुके हुए थे। जैसे ही आपने प्रकृति को थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करा, एकदम से सर्वलाभ सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देने लग गया, और आपके घर के छोटों में भी बहुत आश्चर्यजनक बदलाव देखोगे 21 जनवरी के बाद से। 12वें सेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, जब तक यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं तब तक हर प्रकार की दिक्कत आपको महसूस होगी कि आपके साथ ही चल रही है, जब तक यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक जातक जो है वह बार बार ये शिकायत करता है कि आप समझ नहीं रहे हो कि मेरे साथ क्या बनी हुई है, मैं आपको चाहकर भी बता नहीं सकता हूँ। खुल के बात करने के लिए वह तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ यही डिसीजन साथ में चलता रहता है कि मेरी समस्या का तो कोई अंत ही नहीं है। प्रार्थना रहेगी कि मंगल बेशक इस प्रभाव से मुक्त होकर लाभ स्थान में आ जाएंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे, लेकिन अभी भी बुध का साइन जो है वह उनके साथ में बना हुआ है, यानी कि 3 नंबर साइन। तो मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये नेगेटिव राहु को वहीं पे उत्पन्न कर देता है जहाँ पर मंगल और बुध प्रभावित होते हैं, और कुंडली में जो बैठे हुए राहु देव हैं उनको भी नेगेटिव करना शुरू कर देता है। ये स्कैनिंग विद्या का थोड़ा सा रहस्य है, गूढ़ रहस्य है। तो इसमें जो शारीरिक परिश्रम, जैसे मैंने प्रार्थना करी 10th सेक्शन के लिए कि बृहस्पति देव की प्रकृति चलायमान बने रहना, तो उस भाव को एक्टिव करने के लिए जिस भाव में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा शारीरिक जो है परिश्रम शुरू कर दीजिए। तो वही मंगल देव के संदर्भ में भी है, जिससे कि राहु जहाँ मूल रूप से बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में, वह भी पॉजिटिव बने रहें। और यहाँ पर गलती से भी अगर राहु उत्पन्न होते हैं, कृत्रिम राहु इनको कहा जाएगा, तो वो पूर्णतः पॉजिटिव ही उत्पन्न हो और उसका आशीर्वाद जो है आपके साथ बना हुआ रहे। अब समझ जाइए, हो गए हमारे 12 भाव। अब जो सिंह राशि का जातक जो ये कंप्लेंट करता है कि आपको नहीं पता है, मैंने इतनी दुनियादारी देख ली है और मेरे को अब किसी पे भी विश्वास नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बहुत सारे करके देख चुका हूँ, बहुत सारे पूजा पाठ का मैं सहारा ले चुका हूँ, बहुत द्वार में भटक चुका हूँ। अब प्रार्थना रहेगी, मूल समझिएगा कि जब तक जातक का नेगेटिव प्रारब्ध सक्रिय बना रहता है, वर्तमान समय में जातक जो कुछ भी करता है वह बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता अमुक मार्ग पर। समझे आप मेरी बात को? यानी कि एक ऐसी चीज़ है, प्रारब्ध एक ऐसी ऊर्जा दिखाई नहीं देती है, लेकिन समझ में आती है कि कोई ना कोई जो है कुछ ऐसा है जो हमारे को आगे बढ़ने से लगातार रोक रहा है। मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ और छोटा सा उपाय आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको जरूर स्वीकार कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। शिव महापुराण ले आइए, हिंदी में पढ़ना शुरू करिए, समर्पित कर दीजिए। जैसे शिव महापुराण पूरी हो जाएगी, नेगेटिव प्रारब्ध हिलने लग जाएगा, जहाँ भी अटका हुआ उसको मार्ग मिलने लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी जिनके बेस में कोई गणना नहीं है कि आप प्रूफ दो, यह तो मार्ग समर्पण का है। और अगर ऐसा नहीं हो पाए
तो शिव महापुराण के जैसे ही आप दर्शन करते हो तो शिव महिमन स्तोत्र है, एक बहुत बड़ा स्तोत्र है और बड़ी जटिल संस्कृत है उसकी, और महादेव को बहुत प्रिय है। पुष्प दंत आचार्य द्वारा रचित शिव महिमन स्तोत्र है। जो भी जातक अपने नेगेटिव प्रारब्ध से जूझ रहा होता है, बहुत लंबे समय से जूझता आ रहा है और कहीं पे भी उसका मन टिकता नहीं, कोई उपाय उसके को आगे उसको नहीं बढ़ा पाता है, तो वहाँ पर नेगेटिव प्रारब्ध है उसको शांत करने के लिए 108 दिनों के लिए संकल्प लेके बैठ जाइए। रोज़ एक पाठ करेंगे, 15 मिनट लगेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे, क्योंकि 108 दिन हो गए, लगभग 3 महीने से ऊपर का समय, देखेंगे धीरे धीरे जो आपका बेस है, जो कि एक प्रकार से थोड़ा सा ढीला बना हुआ था, आपके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको वहाँ पर थोड़ी सफाई होने लग जाएगी। फिर धीरे धीरे आपको ये गणना, कर्मों की जो गणना है वह समझ में आने लग जाएगी। बगैर कर्मों की गणना के किसी भी प्रकार की एजुकेशन ले लो, कैसा भी उपाय कर लो, कर्म को साधने की प्रक्रिया से अगर कोई जातक अवगत नहीं है तो वह पूर्ण सफलता हासिल नहीं कर पाता। ये प्रार्थना रहेगी, इस उपाय को जरूर स्वीकार कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं